प्यारे बच्चों, आज जो है एक नया टॉपिक हम ले रहे हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या चीज़ है? जैसे हमने आपको मानक अपचयन विभव के बारे में बताया था कि मानक अपचयन विभव क्या होता है। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि किसी इलेक्ट्रोड को आप उसी के लवण के विलयन में आप डुबो देते हैं। माना कोई इलेक्ट्रोड है और आप उसको उसी के लवण के विलयन में डुबो देते हैं, और यदि इसकी प्रवृत्ति क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसकी जो प्रवृत्ति है यहाँ पर विलयन में जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और ग्रहण करने के बाद ये सॉलिड बनाते हैं, कहने का मतलब। तो उस कंडीशन में, मैंने लास्ट वीडियो में इसको बता चुका हूँ, उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर अपचयन की प्रक्रिया होगी। मैंने अपचयन की प्रक्रिया क्या होगी, जिसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं। कोई धातु आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और वह अपचित होकर के धातु को बनाएगा। तो उस हिसाब से हमने विभिन्न, लास्ट टाइम में हमने आपको बताया था, जो विभिन्न इलेक्ट्रोड होते हैं, उन इलेक्ट्रोडों के, जो भी जितने भी इलेक्ट्रोड हैं, उन इलेक्ट्रोडों को जो है हाइड्रोजन के सापेक्ष उनके मानक इलेक्ट्रोड विभव जो है ज्ञात किए गए। और ज्ञात करने का तरीका था किसके द्वारा? जो हमारे पास हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, NHE या SHE, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, उसके द्वारा जो है हम विभिन्न निकाय हैं या इलेक्ट्रोड हैं, उनके हम मानक इलेक्ट्रोड विभवों को निकाल सकते हैं। अब यदि हमने जो धातु हैं, विभिन्न धातु इलेक्ट्रोड हैं, उन धातु इलेक्ट्रोडों को उन्हीं के विलयन में डुबाया, बहुत से एक्सपेरिमेंट किए हमने ऐसे, और फिर हमने उस पर देखा कि उनके मानक अपचयन विभवों को देखा। तो यदि हम विभिन्न धातु इलेक्ट्रोडों को, कोई भी धातु इलेक्ट्रोड, बहुत से धातु इलेक्ट्रोड हैं, उन धातु इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रोड विभवों को यदि बढ़ते हुए क्रम में लिखें, मैंने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, जैसे लिथियम, मैंने लिथियम इलेक्ट्रोड को लिथियम के आयनों में डिप किया गया है। तो यहाँ पे क्या गया, अपचयन की क्रिया दिखाया गया है, लिथियम जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके लिथियम में जाएगा। वैसे जब पोटेशियम को जो है पोटेशियम के आयनों में डिप किया गया है, पोटेशियम जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा पोटेशियम में जाएगा। भले ही इनकी प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिखाया गया अपचयन विभवों के रूप में इसको दिखाया गया है, जो है, क्योंकि अपचयन की प्रोसेस को दिखाया गया है। तो अपचयन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे। अब हमने क्या किया, विभिन्न धातु जो इलेक्ट्रोड है, उन धातु इलेक्ट्रोडों के मानक इलेक्ट्रॉन विभव, SRP का मतलब है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, और उसको मैंने बोल्ट में लिखा है। किसमें लिखा है? बोल्ट में लिखा है, उन बोल्ट में लिखा गया है। तो हम यदि जो है विभिन्न धातु इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, माने मानक अपचयन विभवों को यदि बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए, माने बढ़ते हुए क्रम में सबसे कम और सबसे ज्यादा, तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। उस श्रेणी को हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी। यद्यपि हम जो है आक्सीकरण विभवों को भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था IPSC की मान्यता के अनुसार जो है, जो IPSC की मान्यता है उसके अनुसार हमको जो है मानक अपचयन विभवों को ही लेना पड़ता है। इसलिए हमने विभिन्न धातु इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभवों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाए तो एक श्रेणी प्राप्त होती है। उस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अब इस प्रकार मैंने क्या किया, मैंने बहुत से नहीं लिखे, ये तो बहुत बड़ी श्रेणी है, मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया। मैंने यहाँ पे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, और उसके बाद मैंने बीच में इस प्रकार से छोड़ दिया है, गैप करके सीधा हाइड्रोजन लिख दिया। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन का, हमने लास्ट में बताया था, हाइड्रोजन गैस को जो है, हाइड्रोजन गैस को HCl के विलयन में प्रवेश किया जाता है, और इस कंडीशन में हाइड्रोजन जो इलेक्ट्रॉन को लेकर यहाँ पर जो है एज ए कैथोड का काम कर रहा है। और इस कंडीशन में जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड विभव होता है वो हमेशा 0 वोल्ट माना जाता है, ये मानक मान लिया गया है। और उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने फिर बीच में छोड़ दिए हैं, और उसके बाद जैसे मैंने यहाँ पर क्लोरीन लिखा है, तो यहाँ पर क्लोरीन, विभिन्न ये इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे भी अपचयन की क्रिया को दिखाया गया, और लास्ट में मैंने फ्लोरीन लिख दिया। यहाँ पे फ्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके फ्लोराइड आयन में जा रहा है। उसका जो SRP है, या इसको हम कहते हैं जो मानक अपचयन विभव 2.87 है। तो आप एक चीज देख रहे होंगे कि हाइड्रोजन से ऊपर सब माइनस की वैल्यूज है, और हाइड्रोजन की 0 है, और इसके बाद जो है प्लस की वैल्यूज है, ये हमको यहाँ पे मिल रही है। तो कहने का मतलब -3.05 है, ये सबसे कम है। माइनस की वैल्यू जितनी कम होगी वह उतनी क्या होगी, कम होगी। माइनस की वैल्यू चाहे ज्यादा भी है यहाँ पे, वह उतनी ही कम होगी। और यहाँ पर 2.87 है, लेकिन प्लस की वैल्यू इसलिए ज्यादा है।
इसलिए हमने क्या किया, विभिन्न धातु इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभवों को बढ़ते हुए क्रम में लिखने पर जो श्रेणी प्राप्त हुई उसको क्या किया, उसको हम कहते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी या इलेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी। अब मानक क्या है, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का जो मानक अपचयन विभव है या एसआरपी है वह क्या है, 0 है। इसके सापेक्ष हमने इस श्रेणी को बनाया। यदि जो है हम इस श्रेणी को यदि मैं विस्तृत रूप में थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करूं याद करने के तरीके से, तो मैं यहाँ पे जैसे लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट हो गया, और आपका जो है निकिल, लेड, एंड उसके बाद दूसरी श्रेणी यहाँ से टूट गई, हाइड्रोजन हो गया, या हाइड्रोजन हो गया। फिर उसके बाद जो है कॉपर, मरकरी, एजी, सिल्वर जिसको हम कहते हैं, एयू जो आपका गोल्ड है, प्लेटिनम एंड फ्लोरीन। बीच बीच के मैंने अब इससे बढ़ा के लिख दिया मैंने। तो इसको यदि हम थोड़ा अपने दिमाग में रख पाए तो इसको हम जैसे याद करने का तरीका है, जैसे इसका लिक वासर काना मग अलमन जन क्रो फीको नीपब, ऐसा हम याद कर सकते हैं। क्या कहा मैंने, लिक वासर, हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं। याद करने के लिए यदि कोई याद करना चाहे, यदि किसी की इच्छा शक्ति है तो हम ऐसे कह सकते हैं, लिक वासर काना मग अलमन जन क्रो फीको नीपब। ये हो गया कहने का मतलब लिख, लिथियम क, लिख पोटेशियम, वा बेरियम, स्ट्रोंशियम, सौ मैंने स्ट्रोंशियम, काना, वासर, सर का मैंने स्ट्रोंशियम, काना ये का, कैल्शियम, ना सोडियम, काना मग, Mg, अलमन एल्यूमिनियम, मन मैंगनीज, जन जिंक, क्रोमियम, फी मीन्स आयरन, कोबाल्ट, निकिल एंड पब, लेड। उसके बाद श्रेणी टूट गई है। दूसरी श्रेणी के लिए हमने हाइड्रोजन हो गया। हाइड्रोजन से नीचे के लिए हमने बनाया, जो नीचे वाली श्रेणी है इसके लिए बनाया हाई कोल्ट। क्या, हाई कोल्ट है आपका, ये हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं हाई कोल्ट है, हाई कोल्ट कॉपर है Hg, एक पहले ए के लिए आयरन हो गया, सॉरी Au गोल्ड, दूसरे के लिए Au, पहले के लिए Ag सिल्वर, दूसरे ए के लिए Au और पी के लिए प्लेटिनम और लास्ट में फ्लोरीन। तो इस प्रकार से हम याद कर सकते हैं। और इसको हम एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं। एक्टिविटी सीरीज का मतलब सक्रियता श्रेणी, मतलब धातुओं की ये सक्रियता श्रेणी है। ये जो है ये सक्रियता का क्रम भी दिया गया है। और ये किस आधार पर बनाया गया है, जो एसआरपीज हैं या मानक अपचयन विभवों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। अब यदि हम इस श्रेणी को देखते हैं तो इस श्रेणी में एक तो जो है सबसे बड़ी इसकी यदि विशेषता की बात करें, विभिन्न धातु इलेक्ट्रोडों के मानक अपचयन विभवों को हमने बढ़ते हुए क्रम में लिखा है, क्योंकि सबसे कम वैल्यू है 3.05 और सबसे 2.87 जो है सबसे ज्यादा वैल्यू है। तो मानक अपचयन विभवों को बढ़ते हुए क्रम में लिखा गया है। नंबर जो दूसरा है, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन बीच में है और हाइड्रोजन का 0 है। तो आप देख रहे होंगे कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का मानक इलेक्ट्रोड विभव 0 है, और हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी इलेक्ट्रोड धातु या धातुएं हैं, उनका जो इलेक्ट्रोड विभव उनके मान कम है। कहने का मतलब हाइड्रोजन से ऊपर जो है वो कम है, और हाइड्रोजन से नीचे वालों के मान जो है लगातार बढ़ रहे हैं। 1.36 से 2.87 हो गए, ये बढ़ गया है, तो बढ़ रहा है। कहने नीचे वालों के मान ज्यादा है, बीच में 0 है, और ऊपर वालों के मान क्या है, कम है। अब यहाँ पर ये देखा गया है कि जो हाइड्रोजन से ऊपर है, जो भी धातु है, जैसे लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, स्ट्रोंशियम है, कैल्शियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, तो इनके जो मानक अपचयन विभव अधिक ऋणात्मक है। अधिक क्या है, ऋणात्मक है, या दूसरे शब्द में कहेंगे कम धनात्मक है। अधिक ऋणात्मक है या कम धनात्मक है।
और ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, अपचायक होते हैं, अच्छे अपचायक होते हैं, माने ये अपचायक हैं। अपचायक हैं कहने का मतलब ये अपचायक हैं। अपचायक हैं क्या मतलब है, अपचायक क्या है, हमने आपको रिडक्शन में बताया था कि अपचयन वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, और एक अपचायक वह है जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। सॉरी, अपचयन वह है जिसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ होता है, इलेक्ट्रॉन जुड़ते हैं, और एक अपचायक वह है जो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, उल्टा होता है इसमें। तो ये अपचायक है, कहने का मतलब ये लिथियम है, पोटेशियम है, बेरियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, ये अच्छे अपचायक है। कहने का मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करेंगे, ये अच्छे अपचायक हाइड्रोजन से ऊपर जो है। और जो हाइड्रोजन से नीचे हैं वो जो है ये क्या है, जैसे हम नीचे को जाएं तो इनके प्लस मान प्राप्त हो रहे, कहने ये इनमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं, तो कहने का ये अच्छा अक्षकारक है, ये नीचे के अक्षकारक है, आक्षिकारक, आक्षिकारक। तो आक्षिकारक है कहने का मतलब ये इनको इलेक्ट्रॉन लेने की एक आक्षिकरण वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, और एक आक्षिकारक वो है जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। तो ये अच्छा आक्षिकारक, कहने का मतलब हम ऊपर से नीचे को जाएं तो आक्षिकारक गुण बढ़ता है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ऊपर से नीचे को बढ़ती है, और ऊपर से नीचे को जाएं तो अपचायक गुण बढ़ता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन यदि हम ऊपर से नीचे से ऊपर को जाएं तो अपचायक गुण बढ़ता है, कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति इनकी जो है बढ़ती है। ये सबसे बड़ी यहाँ पे विशेषता है। कहने का मतलब हाइड्रोजन से ऊपर के अच्छे अपचायक हैं और हाइड्रोजन से नीचे के क्या है, अच्छे आक्षिकारक हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया आपका आर और ये हो गया आपका OA, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। तो कुल मिलाकर के यदि हम यहाँ पे देखें कि ये हाइड्रोजन है और यदि एक आयन है लिथियम आयन Li+ है, और एक है यहाँ पर सपोज के लिए इससे नीचे जो है Cu2+ आयन, तो हम ये कहेंगे कि Li+ जो है हाइड्रोजन से दुर्बल अक्षकारक है। अक्षकारक की हम बात करते हैं, यह दुर्बल अक्षकारक होगा, दुर्बल अक्षकारक होगा अर्थात इसकी इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति क्या है, कम होगी हाइड्रोजन की तुलना में, हाइड्रोजन की तुलना। लेकिन यदि Cu2+ को देखें, Cu+ हाइड्रोजन से नीचे है, तो Cu2+ जो है हाइड्रोजन की तुलना में क्या है, अच्छा अक्षकारक है, अर्थात इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं। कुल मिलाकर के हम श्रेणी में ऊपर से नीचे को जाते हैं तो अक्षकारक गुण बढ़ता रहता है, और यदि श्रेणी में नीचे से ऊपर को जाते हैं तो अपचायक गुण बढ़ता रहता है। तो कहने का मतलब सबसे हाइड्रोजन से नीचे के अक्षकारक हैं वो इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी रखते हैं, और हाइड्रोजन से ऊपर के जो हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो ये सबसे बड़ा जो है यहाँ पे एक जो है अक्षकारक और अपचायक क्षमता का हमको पता लगता है इस विद्युत रासायनिक श्रेणी के द्वारा। दूसरा जो इसका एक दूसरा इसका जो है एक हमको एक इम्पोर्टेंस है कि जो मेटल जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, जो मेटल जो है हाइड्रोजन से ऊपर है, जो इलेक्ट्रोड या जो मेटल हाइड्रोजन से ऊपर जिनका स्थान है, वे जो है धातु अम्ल जो होते हैं या अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ये दूसरी विशेषता इसकी है, बहुत बड़ी विशेषता ये है कि जिनका स्थान ऊपर है, वो क्या करते हैं, अम्लों से क्रिया करके, डाइल्यूट एसिड से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। जैसे सपोज के लिए हाइड्रोजन से ऊपर जिंक है या हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर जिंक है, सपोज के जिंक, अच्छा उदाहरण इसलिए मैं जिंक का नाम ले रहा हूँ, तो Zn हो जाएगा जिंक प्लस HCl डाइल्यूट वाला है, डाइल्यूट HCl, ये क्रिया करेगा HCl से, ये बना लेगा आपका ZnCl2 प्लस H2, हाइड्रोजन दे देगा। लेकिन जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो जो है डाइल्यूट अम्लों के साथ क्रिया करके जो है हाइड्रोजन गैस नहीं देंगे। ये है यहाँ पे कहने का मतलब जिन धातुओं का स्थान, जिन इलेक्ट्रॉनों का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है, वे डाइल्यूट HCl के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। दूसरा ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है इसका। एक तीसरा एप्लीकेशन है इसका, बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन ये है कि यदि हमको जो है कोई धातु का लवण है और किसी इलेक्ट्रोड को उस लवण में डिप करें, जैसे सपोज के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं, मेरे पास एक कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, दैट इज द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, हमने इसमें जिंक रॉड को डिप किया, तो हमको हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या यह जो है जिंक क्या कॉपर सल्फेट में से कॉपर को विस्थापित कर पाएगा, माने ये क्या जिंक जो है
कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर पाएगा, विस्थापित कर पाएगा? तो ये हमको देखना पड़ेगा यहाँ पे। तो इसके लिए क्या है कि हाँ, इसका आंसर होगा हाँ। क्यों कर पाएगा? क्योंकि जिन धातुओं का स्थान, जिन इलेक्ट्रोडों का, या ऐसे दूसरे शब्द में, आसान शब्द में ये कह सकते हैं, यदि जो लवण है, लवण जिस धातु का है, लवण जिस धातु का है, यदि उस लवण वाली धातु होगी यहाँ पर कॉपर, लवण वाली धातु होगी कॉपर, और उस धातु से यदि जिस धातु का इलेक्ट्रोड बना रखा उसका स्थान यदि ऊपर है, तो वह लवण को विस्थापित कर देगी। ये माने लवण वाली धातु जो है, जैसे लवण वाली धातु यहाँ पर कॉपर है, यदि कॉपर से जिसका इलेक्ट्रोड बना रखा है उसका स्थान ऊपर है, तो वह लवण को विस्थापित कर देगी। कहने का मतलब जैसे हम इस रिएक्शन को लिखेंगे तो रिएक्शन हो जाएगा जिंक प्लस CuSO4। CuSO4 इज गोइंग टू चेंज, क्या हो जाएगा, जिंक जो है कॉपर सल्फेट विलयन में से कॉपर को विस्थापित कर देगा, और ये बना देगा आपका ZnSO4 प्लस Cu। कॉपर विस्थापित हो गया यहाँ। लेकिन यदि हम इस रिएक्शन को उल्टा लिखते हैं, माने सपोज के लिए हम इस रिएक्शन को लिख देते हैं, हम इस रिएक्शन को, अभी तो मैंने क्या लिखा, जिंक इलेक्ट्रोड था, कॉपर सल्फेट का विलयन था, अब मैं लिखता हूं कॉपर प्लस जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट का विलयन है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, अब जैसे एक सवाल आता है, माने क्या हम जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं? एक क्वेश्चन है, क्या हम जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट को रख सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं जी। क्यों नहीं रख सकते आप? क्योंकि हमारा उद्देश्य कॉपर सल्फेट रखने का है, हमारा उद्देश्य जो है कॉपर सल्फेट रखने का है। लेकिन जिंक ने कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया की, जिंक सल्फेट बना दिया और कॉपर अलग हो गया, तो हमारा उद्देश्य नहीं पूरा नहीं हुआ, अर्थात हम जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते। तो उसी प्रकार से अब यहाँ पे क्या हो गया, कॉपर को हमने जिंक सल्फेट के साथ किया, तो लवण वाली धातु का स्थान जो है ऊपर है, और इलेक्ट्रोड का जो जिस धातु का इलेक्ट्रोड है उसका स्थान जो है नीचे है, तो ये रिएक्शन नॉट पॉसिबल। ये जो है जिंक सल्फेट के विलयन में से जो है जिंक को कॉपर से विस्थापित नहीं कर पाएगा। कहने का मतलब लवण को विस्थापित करने के लिए जिस धातु का इलेक्ट्रोड लिया गया है उस धातु का स्थान लवण वाली धातु से ऊपर होना चाहिए। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसका यूज है, वो है जो रिएक्शन है उसकी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कोई रिएक्शन पॉसिबल है नहीं। पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं पॉसिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की संभावना, माने जो है अभिक्रिया की संभावना, अभिक्रिया की संभावना, ये संभावना है नहीं, ये संभव है नहीं, ये रिएक्शन, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको। ये जो रिएक्शन है यह संभव है या नहीं है। इसके लिए क्या करेंगे हम, सपोज के लिए एक रिएक्शन, सपोज के लिए हम गैल्वेनिक सेल का केस लेते हैं, इससे ये उदाहरण आपको इजी समझ में आ जाएगा। सपोज के लिए यू नो इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल क्या होता है, दैट इज द Zn solid plus Cu2 plus aqua is going to change Zn2 plus aqua and plus Cu solid। यह रिएक्शन है गैल्वेनिक सेल की। तो जिंक सॉलिड प्लस कॉपर आयन क्रिया करके क्या बना रहे हैं, जिंक आयन और साथ में कॉपर बना रहे हैं। ये रिएक्शन संभव है या नहीं है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पर ई सेल निकालना पड़ेगा। सेल भी हो जिसको हम कहते हैं ई सेल निकालते हैं। और यदि हमको यहाँ पे इनके दे रखे, सपोज के लिए हमको ई सेल, ई नॉट सेल किसका, Zn2 प्लस इंटू जे का दे रखा हमको। सपोज के लिए जिंक वाले केस में हमको यह -0.76 दे रखा है, और सपोज के E0 सेल ऑफ कॉपर इंटू कॉपर का सपोज के लिए 0.34 दे रखा है। हमको ये गिवन वैल्यूज हैं, या पता होनी चाहिए हमको, हो भी सकता है कुछ के पता हो सकते हैं, जैसे जिंक का वैल्यू होती है SRP है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, मानक अपचयन विभव -0.76 वोल्ट है, और इसका जो है 0.3 वोल्ट है। अब वो कहता है ये रिएक्शन संभव है या नहीं है, तो हम इस रिएक्शन को देखेंगे। यदि आपका ई सेल, आपका जो ई सेल है, ई सेल
ई सेल यदि आपका जो है पॉजिटिव होता है, यदि ई सेल जो है पॉजिटिव होता है तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन पॉसिबल होगा। और यदि ई सेल जो है निगेटिव है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स। अब हम देखेंगे सेल, ये सेल इसमें रिएक्शन संभव है नहीं है, तो इसके लिए ई सेल कैसे निकालेंगे। इसके लिए ई नोट, अब स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है तो ये वाला ई नोट सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई एल, ई नोट आर माइनस ई नोट एल। मैंने कल बताया था आपको, हम ऐसे निकाल लेंगे। हम ई नोट सेल इज इक्वल टू ई आर जीरो माइनस ई एल, ये हम निकाल लेंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे ई सेल पॉजिटिव आएगा तो सेल अभिक्रिया संभव होगी। ई आर क्या है, अब राइट हैंड साइड कौन है, कैसे पता चलेगा। जिसका ऑक्सीजन होता है वो राइट साइड होगा, जिसका ऑक्सीकरण होता है वो लेफ्ट साइड होगा। तो इसमें ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, हम देख रहे हैं जिंक आयन जो है, जिंक आयन Zn2 में जा रहा है, अर्थात जिंक वाला क्या है, एनोड है, एनोड है। हम इसको यूं भी कह सकते हैं ई कैथोड, ई जीरो कैथोड माइनस ई0 एनोड, ये भी हम कह सकते हैं। यहाँ पे ये आर माने कैथोड है और ई0 क्या है, एनोड है। ये हो गया। आप वैल्यूज को रख दो तो जिसका ऑक्सीकरण होगा वो एनोड होगा और जिसका अपचयन होगा वो क्या होगा, कैथोड होगा। तो हम यहाँ पर क्या, कैथोड की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है, जिंक आयन में जा रहा है, इसका ऑक्सीकरण हो रहा है, तो कॉपर का क्या हो रहा होगा, अपचयन हो रहा होगा। कैथोड वाला वो है कौन, कॉपर है, तो ये हो गया आपका 0.34 माइनस, एंड एनोड वाले की वैल्यू है माइनस 0.76, तो बराबर हो जाएगा 0.34 माइनस माइनस का प्लस एंड 0.76 बराबर, इसको जोड़ देंगे 6 4 10 लगा 1 लगा 6 7 1.1 वोल्ट हो गया आपका। तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि ये वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव आई, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, पॉसिबल है। तो यदि जिस रिएक्शन में क्या होगा, ये जो है निगेटिव आएगी वैल्यू, तो वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इस प्रकार से ये हो गया आपके जो विद्युत रासायनिक क्षणिक के उपयोग, 3 महत्वपूर्ण उपयोग बताया मैंने, तो ये था इसके बारे में। तो आई थिंक जो है आप इसको पढ़ेंगे और मुझे विश्वास है कि समझेंगे। थैंक यू।